Hello, Assalamualaikum. Today our topic is calibration, monitoring, and quality reviews and protocol trainings. First topic today is calibration. Calibration is to ascertain the caliber of something. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, हमें चेक करना है कि वो उसके पास कितनी एबिलिटी है किसी चीज़ को मेजर करने की या रिजल्ट्स को मेजर करने की, तो वो क्या होता है, उस चीज़ का कैलिबर होता है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट है, लाइक हमारे पास टाइट्रेशन की ट्यूब है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ग्रेजुएशंस रखी होती है। तो हम हमारे पास रिजल्ट एक्यूरेट से तब आएगा जब वो ग्रेजुएशंस क्या होंगी, एक्यूरेट होंगी। कि अगर तो ग्रेजुएशंस के अंदर 1 ml है, तो जो 1 ml इस ग्रेजुएशन पे दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड 1 ml के इक्वल हो। ठीक है, तो इस चीज़ को चेक करने को क्या कहते हैं, हम कैलिब्रेशन कहते हैं। या हम किस लिए कैलिब्रेशन यूज करते हैं, स्टैंडर्डाइज करने के लिए। कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर डेविएशंस आ जाएंगी। उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो नॉर्मल रिजल्ट से कम होगा या ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं अपने इक्विपमेंट को बाय डिटर्मिनिंग द डेविएशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्यूरेट थी, तो उसका वॉल्यूम क्या आ रहा था। हमने एक स्टैंडर्ड कोई भी इक्विपमेंट ले लिया जो एक्यूरेटली 10 ml को मेजर कर रहा था। तो हमने क्या किया, इस ब्यूरेट के अंदर वो 10 ml डाल दिया। अब ब्यूरेट पे हमें चेक करना है कि हमारा स्टैंडर्ड 10 ml और इस ब्यूरेट का 10 ml इसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो जितना भी डिफरेंस आ जाता है उसको हम क्या करते हैं, करेक्शन फैक्टर डाल लेते हैं, जो भी हमारे पास इस ब्यूरेट से रिजल्ट आएगी। ठीक है, क्योंकि ये इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, तो हम इतना ज़्यादा इनको चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या चीज़ एम्प्लॉय करते हैं, करेक्शन फैक्टर्स डाल देते हैं कि जितना भी, अगर तो किसी चीज़ में कि 10 ml में से कुछ कम आ रही है मेजरमेंट, नॉर्मल 10 ml की मेजरमेंट क्या आ रही है, 8 ml। तो हम क्या करेंगे कि जब इसमें हम कोई भी अपना सॉल्यूशन डालेंगे तो उसको हम 8 ml रीडिंग पर ही कंसीडर करेंगे कि ये 10 ml है। ठीक है, तो इस तरह से करेक्शन फैक्टर डाल लेंगे। उसके अलावा कैलिब्रेशन किस काम आती है, टू एडजस्ट प्रिसाइसली फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन कैलिब्रेट अ थर्मामीटर। ठीक है, अगर तो आपने कोई भी फंक्शन आपने मैयर करना है, प्रिसाइसली मैयर करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो भी थर्मामीटर है वो ठीक रीडिंग पर काम कर रहा हो, ताकि आप टेम्परेचर जो भी है उस रूम का या उस स्पेस का आप मैयर कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका थर्मामीटर जो हो वो कैलिब्रेटेड हो, ठीक टेम्परेचर मेजर करता हो। थर्मा के फॉर एग्जांपल 1 डिग्री की रीडिंग पर आपका थर्मामीटर भी 1 डिग्री की रीडिंग देता हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं, फीवर मेजर कर रहे होते हैं, बुखार को, तो उसके लिए आप जो नॉर्मल भी थर्मामीटर यूज करते हैं उसको, उसकी पहले कैलिब्रेशन चेक कर लेते हैं कि नॉर्मल हालत में इसका टेम्परेचर कहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए वो उसको कहते हैं थर्मामीटर की कैलिब्रेशन। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू measure precisely carefulली calibrate the dosage of medicine। ठीक है, अगर आप कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको पता है कि क्वांटिटीज किसी भी कंपाउंड की कितना जरूरी होती है कि वो प्रिसाइज हो। तो उसके लिए भी जरूरी है कि हम डोजेज ऑफ मेडिसिन को कैलिब्रेट कर लें। क्योंकि मेडिसिन की फॉर एग्जांपल आप जैसे दवाइयाँ यूज़ करते हैं उसके वो उसको बहुत प्रिसाइज रेंज के अंदर आपको 50 mg की मेडिसिन दी जाती है या 500 mg की मेडिसिन दी जाती है। तो मेडिसिन आपको पता है कि अगर तो वो अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो हार्मफुल होती हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी भी कोई भी मेडिसिन लेने लगे तो आप क्या करें, उसकी डोजेज को कैलिब्रेट कर लें। तो ये किस तरह कैलिब्रेट होगा, जहाँ पर मेडिसिन वो बन रही होगी तो वो क्या करेंगे, अपने इक्विपमेंट को जो भी एनालिटिकल बैलेंस वगैरह यूज कर रहे हैं उसको टाइम टू टाइम कैलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है, इट इंश्योर्स दैट क्लाइंट्स मॉनिटरिंग क्वालिटी मॉनिटरिंग टीम सुपरवाइजर एंड ट्रेनर्स कैन एवेल्युएट एजेंट परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। ठीक है, आगे जाके इस पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी भी क्वालिटी अश्योरेंस टीम के अंदर कैलिब्रेशन क्या होती है, किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी के अंदर, कि उसके जो भी क्लाइंट्स हैं या उसकी क्वालिटी मॉनिटरिंग टीम है या ट्रेनर है, वो क्या करें, एजेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सके ठीक तरीके से, और उसके अलावा अपनी कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर सकें।
ठीक है, अब हम थोड़ा सा कैलिब्रेशन को देख लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी टू नोन स्टैंडर्ड्स। ठीक हो गया, वही बात होगी अभी जो हमने पहले की है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी मेजर करते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है कि किसी भी चीज की मेजरमेंट ट्रू मेजरमेंट के साथ अलाइन करती हो, एक जैसी होती हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। तो हमने क्या करना है कि कंपेयर करनी है अपने इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, किस कोई भी नॉन स्टैंडर्ड के साथ। नॉन स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? कोई भी ऐसी चीज जिसको पे आपको 100% श्योरिटी हो कि इसका वेट या इसकी मेजरमेंट ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि व्हेन कैलिब्रेटिंग द इक्विपमेंट कंपेयर अक्रॉस द एंटायर रेंज ऑफ मेजरमेंट रेंज ऑफ द इक्विपमेंट। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल जब आप कोई भी इक्विपमेंट को कैलिब्रेट कर रहे हैं तो आप क्या करें, इंटायर रेंज पे उसको कैलिब्रेट करें। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पिपेट है, उस पिपेट के ऊपर कितनी ग्रेडिंग्स हैं? 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये सारी इस पे ग्रेडिंग्स लिखी हुई हैं। अब हर 1 ml की अपनी ग्रेडिंग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने इसको खाली 1 ml पे कैलिब्रेट करके छोड़ दिया। अब आपको पता है कि आपका ये लास्ट वाला 1 ml तो ठीक है, बट आप इसके बारे में श्योर नहीं है कि अगले वाले mls भी 1 ml के ही इक्वल हैं। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या था, 10 ml का इक्विपमेंट था, तो आपने इसको मैयर कर लिया कि क्या इसका 10 ml आपके स्टैंडर्ड के 10 ml के इक्वल है। आपने दोनों को कंपेयर करके कैलिब्रेट कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो कौन से वाले 1 ml के अंदर एरर है? ठीक है, हर ग्रेडिंग का अपना ml होगा, तो आपने उसकी पूरी रेंज पे चेक करना है कि एरर कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट करते हैं एक लैब में, तो उसमें आप ये चीज़ डिटेल से खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करेंगे तो आपने उसका हर ml अलग अलग चेक करना है कि वो आपके स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। Next we have is calibration mean matching the standard value to master instrument value। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट था जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा श्योर थी कि ये बिल्कुल ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे, मास्टर इंस्ट्रूमेंट वैल्यू। और या इसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू। तो कैलिब्रेशन में आपने करना क्या है एक्चुअली, कि आपने मैच करना है कि आपकी जो भी वैल्यू आ रही है वो ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है। नेक्स्ट वी हैव इज द मेजरमेंट टेक्नोलॉजी। अच्छा, कैलिब्रेशन क्या होती है? मेजरमेंट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी होती है, और एक और टर्म यहाँ डिस्कस की गई है, मीट्रोलॉजी। मीट्रोलॉजी क्या होती है? किसी भी चीज की मेजरमेंट वैल्यूज का कंपैरिजन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू मेथड्स, ये दो डिवाइसेस हैं आपके पास, या कोई भी दो मेथड्स हैं, तो आपने चेक करना है कि इन दोनों डिवाइसेस से जो भी आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपस में मैच करते हैं या नहीं करते, तो उसको आप क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव इज रिक्वायरमेंट फॉर कैलिब्रेशन के। कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या कैलिब्रेशन करने की के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है? तो उसके लिए मैंने बताया था कि कंपेयर करना क्या होता है। हमने कैलिब्रेशन में कंपैरिजन करना होता है अपनी नॉन मेजरमेंट का, जो भी ट्रू मेजरमेंट है या स्टैंडर्ड है उसके साथ, यूजिंग योर इंस्ट्रूमेंट। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो, और स्टैंडर्ड होना भी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर तो आपके पास स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तो आप अपना इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट कैसे करेंगे? ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी वॉल्यूमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट खरीदा है, या कोई भी मीट्रिक इंस्ट्रूमेंट खरीदा है जिसके ऊपर ग्रेजुएशन हैं, और आपने उसको चेक करना है, तो अगर तो आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है तो आप उसको कैलिब्रेट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्या पॉइंट इन्होंने बताया हुआ कि टिपिकली द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड शुड बी 10 टाइम द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग डिवाइस बीइंग टेस्टेड। ठीक है, तो जो आपके स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी है वो क्या कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी 10 टाइम होनी चाहिए आपके इक्विपमेंट की एक्यूरेसी से। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 10 टाइम्स अगर तो अपने स्टैंडर्ड को चेक कर रहे हैं, वो तो उसको क्या चाहिए, 10/10 वो ठीक वैल्यू दे
एज कम्पेयर टू योर इंस्ट्रूमेंट जिसकी 1 टाइम आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने दोनों को टेस्ट किया 10 टाइम्स, तो इसकी 10 में से 10% एक्यूरेट आनी चाहिए और इसकी 1/10। तो जो भी आप स्टैंडर्ड आपने चूज करना है, तो वो ऐसा चूज करना है कि वो 10 टाइम मोर एक्यूरेट हो एज कम्पेयर टू योर डिवाइस बीइंग टेस्टेड। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि नॉर्मली जो भी हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे होते हैं ना, तो उसका किस चीज पे 3:1 पर ही एक्सेप्टेबल होता है मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ऊपर इन्होंने क्या बताया हुआ है, 10:1 पर, क्या आपका स्टैंडर्ड कितना 10 टाइम्स एक्यूरेट होना चाहिए एज कम्पेयर टू योर डिवाइस बीइंग टेस्टेड। तो नॉर्मली 3:1 पर भी काम चल जाता है। अच्छा, प्रिंसिपल क्या है आपका कैलिब्रेशन का इट इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट टू मीट द मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जो भी आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से कैलिब्रेट कर लेना है या एडजस्ट करना है कि आपके जो भी मैन्युफैक्चरर की स्पेसिफिकेशंस थी वो पूरी हो जाए। नेक्स्ट वी हैव इज पर्पस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन। तो ऑब्वियसली क्या होता है पर्पस इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन का, कि वो हमें ठीक वैल्यूज दे। प्रेसिजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रेसिजन कि अगर तो आप किसी एक इक्विपमेंट से 10 दफा कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो 10 के 10 दफा आपको वैल्यू सेम मिलनी चाहिए, ठीक है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रेसिजन, के रिपीटेड रिजल्ट पर आपको ठीक एक जैसी वैल्यू मिल रही हो, नो मैटर कि वो वैल्यू ठीक है या नहीं है, वो तो आपके अपने एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन 10 दफा जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको सेम मिल रही है। कि फॉर एग्जांपल आपने एक ब्यूरेट के साथ एक टाइट्रेशन की, तो टाइट्रेशन पर आपको रिजल्ट 9.5 का मिल रहा है, ठीक है। ये किसका वॉल्यूम हो गया, जो भी इस टाइट्रेशन की ट्यूब में से यूज हुआ है, ठीक है, वो कितना है 9.5। तो नो मैटर आपके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कि 9.5 ठीक है या नहीं है, उससे इसका कैलिब्रेशन का कोई लेना देना नहीं है। कैलिब्रेशन का लेना देना कहाँ है कि फॉर एग्जांपल अगर तो आपको ब्यूरेट एक दफा 9.5 की रीडिंग दे रही है, तो दूसरी दफा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वही वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, उतनी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है 6.5 की, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। तो इसका क्या मतलब है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं है और आप जो भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर प्रिसीजन नहीं है। तो ज़रूरी है कि जितनी दफ़ा भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, तो आपके पास जो रिजल्ट्स आए वो 9.5 या 9.6 या 9.4 के क्लोज हों, ठीक है। तो इसके जितना क्लोज होगा उतनी ही क्या होगी, आपके इक्विपमेंट की प्रिसीजन अच्छी होगी। Instrument calibration is intended to eliminate or reduce bias in an instrument reading over range of all continuous value, ठीक है। ये क्या करती है, एलिमिनेट कर देती है या रिड्यूस कर देती है बायस को। जो भी आपका एरर आ रहा होता है तमाम कॉन्टिन्यूस वैल्यूज पर, जितनी भी आपकी वैल्यूज चली हुई हैं, ग्रेजुएशन चली हुई हैं, तो अगर तो आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड हो तो उसमें से जो भी आपका एरर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, अब तक तो हम पढ़ रहे थे इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज क्वालिटी अश्योरेंस कैलिब्रेशन। ओके, फॉर एग्जांपल आप अगर तो किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आप किसी इंडस्ट्री की क्वालिटी अश्योरेंस का पार्ट है। क्वालिटी अश्योरेंस का क्या काम होता है, उसने श्योरिटी देनी होती है कि आपकी जो भी स्पेसिफिकेशन है या जो भी आपकी क्वालिटी है वो क्या है, इंश्योर है, वो चेंज नहीं हो रही, क्वालिटी कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। तो मेन काम क्वालिटी अश्योरेंस का यही होता है कि वो आपकी क्वालिटी को अश्योर करता है कि क्वालिटी इंटैक्ट है। तो क्वालिटी एश्योरेंस कैलिब्रेशन को पढ़ते हैं। क्वालिटी कैलिब्रेशन इज वेयर एवरीवन रिस्पांसिबल फॉर डूइंग क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस टीम का जो जो भी मेंबर है इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्स टुगेदर टू रेट द सेम इंटरेक्शन। के फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोसेस है या कोई भी नया ओपिनियन दिया गया है, कोई भी नया काम स्टार्ट किया है, तो उस पे क्या करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के मेंबर्स की इंटरेक्शंस को रेट करते हैं, कि नंबरिंग देते हैं उसको, क्या चीज़ इंश्योर करने के लिए
कि उनके जो ओपिनियंस हैं वो क्या हैं, अलाइंड हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और वो एक सेम एक्सपेक्टेशन अप होल्ड कर रहे हैं कि उनकी उस प्रोसेस से सबकी जो एक्सपेक्टेशन है वो सेम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है किसी इंडस्ट्री के अंदर, और फॉर एग्जांपल आपकी इंडस्ट्री के जो मैनेजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उन सब की एक्सपेक्टेशंस ही और हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला मैनेजर क्या चाह रहा है, क्वालिटी को बेहतर बनाना चाह रहा है, दूसरे का क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं है, और तीसरे की कोई अपनी ही ओपिनियन है, कुछ और ही उसकी इंटरेक्शंस हैं उस प्रोसेस को लेकर। तो जब तक तो इन तीनों की ही आपस में अलाइनमेंट नहीं होगी, इन तीनों के आइडियाज की, तो क्या जो हमारे पास एंड में रिजल्ट्स आएंगे वो अकॉर्डिंग टू यू एक्सपेक्टेशंस होंगे? नहीं होंगे ना। तो जरूरी है कि क्वालिटी क्वालिटी क्या, किस चीज का नाम है कि हमारी एक्सपेक्टेशन पर कोई चीज पूरी उतर रही हो, हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही हो। तो जब इन लोगों की एक्सपेक्टेशन ही सेम नहीं होगी तो क्या हम क्वालिटी अश्योरेंस को अचीव कर सकेंगे? तो इसमें भी जरूरी है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन हो वो क्या कर रही हो, मैच कर रही हो। जिस तरह आपके पास नॉर्मल कैलिब्रेशन होती है कि आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो क्या कर रहा हो, एक स्टैंडर्ड से मैच कर रहा हो। तो क्वालिटी अश्योरेंस में भी यही चीज है कि आपके जो भी आइडियाज हैं वो आपके एक स्टैंडर्ड आइडिया के साथ मैच कर रहे हो और आपकी सेम एक्सपेक्टेशंस हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोसेस ऑफ कैलिब्रेशन। तो ऑब्वियसली क्या होता है कैलिब्रेशन का प्रोसेस, कि हम अपने इक्विपमेंट को कंपेयर करते हैं किसी और इक्विपमेंट के साथ जो दैट इज ऑलरेडी बिन कैलिब्रेटेड, जो पहले से ही कैलिब्रेट कर दिया गया होता है, जो कि जिसकी एक्यूरेसी नोन होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। अच्छा, दैट हैज बीन कैलिब्रेटेड एंड रेफरेंस टू नोन सेट ऑफ पैरामीटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्विपमेंट था, हमने क्या किया है कि उसको अपने जो भी रेफरेंसेस थे या हमने कुछ पैरामीटर्स को रखा हुआ था, फाइनल किया हुआ था, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जो आ रही है उसको हम क्या सेट कर लेंगे, स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे। तो हमारा कोई भी और इक्विपमेंट आएगा तो हम क्या करेंगे, अपने स्टैंडर्ड के साथ उसको मैच आउट कर लेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, दिस द प्रोसेस ऑफ कैलिब्रेशन। अच्छा, स्टैंडर्ड रेफरेंस या स्टैंडर्ड, इन दोनों एक ही चीज है। इसके लिए जरूरी क्या है कि वो भी कैलिब्रेट हुआ हुआ हो। फॉर एग्जांपल आपका स्टैंडर्ड ही कैलिब्रेटेड नहीं होगा तो क्या आपके पास जो आप नया इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट कर रहे होंगे क्या वो ठीक हो सकती है, उसकी कैलिब्रेशन नहीं हो सकती। तो उसके लिए जरूरी है कि वो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कैलिब्रेट हुआ हुआ हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि कैलिब्रेशन का गोल क्या होता है। ऑब्वियसली हम किस लिए कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं, एरर्स को एलिमिनेट करने के लिए, अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट करने के लिए, कि हमारे पास जो भी मेजरमेंट्स आ रही हैं वो क्या हो, एक्यूरेट हो और उनमें कुछ गलती ना हो, मिस्टेक ना हो, एरर ना हो। तो हमारा मेन गोल यही होता है कि हम मिनिमाइज कर लें किसी भी अनसर्टेनिटी को। किस तरह हम मिनिमाइज करते हैं, बाय इंश्योरिंग द एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट, के हमारा जो भी इक्विपमेंट है वो क्या है, एक्यूरेट है। कैलिब्रेशन क्वांटिफाइज एंड कंट्रोल एरर्स, कंट्रोल करता है ये एरर को। कंट्रोल हम किसी भी तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने भी स्टार्ट में पढ़ा था कि हम करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं कि अगर तो कोई चीज़ किसी चीज़ से मेजरमेंट में ज़्यादा आ रही है तो हम क्या करेंगे, जब उतना ही मेजरमेंट आएगा हम उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अपने मेजरमेंट के अंदर से, विद इन द मेजरमेंट प्रोसेस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। या हम क्या करते हैं कि अपने अनसर्टेनिटीज या एरर्स को एक एक्सेप्टेबल लेवल पर ले आते हैं, जितना मतलब टॉलरेंस के काबिल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जब कोई नॉर्मल प्रोसेस कर रहे हैं और उसके लिए आपने टेम्परेचर सेट करना है तो टेम्परेचर की रेंज 20 to 25 के अंदर हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर बहुत हाईली एक्यूरेट हो। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो जितना भी एक्सेप्टेबल लेवल है उस तक हम क्या करते हैं, अपनी रेंज को लेकर आ जाते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप किसी इंडस्ट्री, मेडिसिन की इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो एक्सेप्टेबल लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो उधर आपके पास रेंज नहीं होती एरर की।
कि फॉर एग्जांपल आपने अगर तो 50 मिलीग्राम मेजर करना है तो ये 50 का 60 नहीं हो सकता, तो इसमें बहुत ज़्यादा एरर होगा 60 में। तो हमने देखना है कि जितना भी एरर एक्सेप्टेबल हो वहां तक ले आए, अगर तो बिल्कुल मिनिमाइज नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मेथड्स ऑफ कैलिब्रेशन। कि किसी भी क्वालिटी एश्योरेंस टीम के अंदर कैलिब्रेशन करने के मेथड्स क्या हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डू रेगुलर कैलिब्रेशन सेशन विद योर क्वालिटी एश्योरेंस टीम टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है कि आपके आइडियाज, ओपिनियंस, जो भी कैलिब्रेशन क्वालिटी एश्योरेंस टीम के मेंबर्स हैं उनके तमाम आइडियाज और ओपिनियंस क्या हो रहे हो, एक दूसरे से मैच कर रहे हो, उनमें अलाइनमेंट हो। तो टिपिकली यू विल फाइंड दैट व्हेन यू इम्प्लीमेंट अ न्यू क्वालिटी एश्योरेंस फ्रॉम form or add new members to the quality assurance team, you will be required to calibrate more frequently like once a week। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तो आपने क्वालिटी अश्योरेंस टीम के अंदर क्या किया है, कोई नया प्रोसेस स्टार्ट किया है या कोई न्यू मेंबर ऐड किया है, तो ज़रूरी है कि आप क्वालिटी अश्योरेंस को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करें। ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसलिए कि जो भी नया मेंबर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया है उसकी अलाइनमेंट आपके साथ कम होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले वाले जो काम कर रहे होंगे उन लोगों के आइडियाज़ तो आपस में मैच करते होंगे और उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो एक्सपेक्टेशंस हैं कंपनी की उनके बारे में ज़्यादा बेहतर नॉलेज होगी। लेकिन जो एक नया मेंबर आया है उसके ओपिनियन को कंपनी के बाकी लोगों के ओपिनियन के साथ मैच करने के लिए ज़रूरी है कि कैलिब्रेशन के सेशंस ज़्यादा किए जाएं ताकि न्यू मेंबर की अलाइनमेंट हो जाए ओल्ड मेंबर्स के साथ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीक में एक दफ़ा क्या करनी, कैलिब्रेशन का एक सेशन रखें। बट एज अ टीम ग्रोस मोर अलाइंड, ठीक है, लेकिन बाद में जब टीम एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाए, उनके गोल्स मैच कर जाएं, तो आप क्या करें कि सेशंस को गैप के ज़्यादा गैप के साथ भी लेकर चल सकते हैं। तो ये बाई वीकली, वीक में 2 दफ़ा, वीक में 2 वीक्स में, फॉर एग्जांपल मंथ के 2 वीक में, 2 वीक के बाद आप क्या करें, कैलिब्रेशन कर लें। तो देयर आर फ्यू डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन करने के फॉर्मेट्स क्या हैं कि फर्स्ट मेथड इन्होंने दिया हुआ है, रिव्यू एंड ग्रेड फर्स्ट देन डिस्कस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो आप उसके लिए फॉर एग्जांपल क्या करते हैं कि कोई एक फॉर्म क्वेश्चनियर बना लेते हैं, या कोई भी फॉर्म बना लेते हैं। तो ये पहला मेथड क्या है कि सबसे पहले आप कोई भी जो आपका क्वेश्चनियर हो पहले वो बना लें और उसकी ग्रेडिंग करा लें अपने टीम मेंबर से या जो भी क्वालिटी अश्योरेंस के मेंबर हैं उनसे क्या करें, ग्रेड करवा लें और एंड में उस पॉइंट को डिस्कस करें जिसमें भी चेंजिंग आ रही है। तो ये क्या है, एक रिकमेंडेड मेथड है फॉर ऑनगोइंग कैलिब्रेशन। each member of the quality management team receives the interactions to grade। ठीक है, कोई भी जो भी आपकी इंटरेक्शन है, ओपिनियंस, आइडियाज, जो क्वेश्चनियर है, आप क्या करेंगे, उसको ग्रेड कर लेंगे। हर मेंबर सेपरेट ग्रेडिंग करेगा उस फॉर्म की प्रायर टू द कैलिब्रेशन सेशन। ठीक है, आपने क्या रखा है, एक कैलिब्रेशन का सेशन रखा है, तो कैलिब्रेशन के सेशन से पहले क्या करें, जो भी टीम मेंबर है उसको वो इंट्रोडक्शन दे दें कि आप इसकी ग्रेडिंग कर दें। तो और बाद में कैलिब्रेशन का सेशन करवाएं। तो वो क्या करेंगे, दे ग्रेड देम एंड सबमिट द स्कोर इंडिपेंडेंटली। अब उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंटली अपना फॉर्म फिल करके दे दिया और उसके स्कोर सबमिट हो गए। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या पता चल जाएगा कि किसके जो ओपिनियंस हैं या आइडियाज हैं उसमें ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। समवन ऑन द टीम कंपाइल्स द स्कोर, कोई एक इंसान क्या करता है कि उसके स्कोर को कंपाइल कर लेता है एंड हाईलाइट्स द डिफरेंस, और देख लेते हैं कि कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। the group then comes together and talks about their differences। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली वो क्या करते हैं कि जहाँ भी डिफरेंस आ रहा है ओपिनियन का लोगों की, वो बैठकर क्वालिटी अश्योरेंस के सेशन में एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो भी जिस इंसान को अलाइनमेंट में मुश्किल हो रही होती है, कोई पॉइंट में डिफरेंस आ रहा होता है, वो उसका क्लियर हो जाता है इन सेशन पे। जिस तरह से आपका टेस्ट सेशन कंडक्ट होता है कि पहले आप बैठकर टेस्ट दे लेते हैं, टेस्ट के बाद आपकी स्कोरिंग हो जाती है। ठीक है, जब स्कोरिंग हो जाती है उसके बाद आपकी एक डिस्कशन रखी जाती है कि वहाँ पर उस डिस्कशन में क्या होता है कि जो भी आपके
कोर्स का मसला होता है या जहाँ भी जिसको मसला हो रहा होता है उस सेशन में वो डिस्कस कर लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से। द एंड रिजल्ट शुड बी कैलिब्रेटेड स्कोर दैट एवरीवन एग्रीज ऑन। ठीक है, एंड रिजल्ट क्या होता है सेशन का, कि सब लोग जो भी एक कैलिब्रेटेड स्कोर होगा सब उस पर एग्री हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेथड। ठीक है, वो वाला पहला मेथड था। नेक्स्ट मेथड इज रिव्यू टुगेदर एंड ग्रेड टुगेदर। ठीक है, सेकंड कॉमन मेथड फॉर कैलिब्रेशन इज एज फॉलो, ऑल मेंबर ऑफ द क्वालिटी टीम कम टुगेदर, सब लोग इकट्ठे आ जाते हैं और इंटरेक्शंस को रिव्यू करते हैं और इकट्ठे मिलकर ही ग्रेडिंग करते हैं उसकी, और फिर उनको फाइंडिंग्स मिल जाती हैं। ठीक है, इस तरह से ये ऊपर वाला मेथड ज़्यादा रिकमेंडेड है, कि उसमें ना डिफरेंसेस का ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल सकता है कि किस स्पेसिफिक इंसान को मसला हो रहा है या किसको अलाइनमेंट से दूर है कौन। तो इसमें ऐसा बहुत क्लियर पता नहीं लग सकता, तो ये मेथड इतना रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा, कैलिब्रेशन का मयरिंग सक्सेस। एट द एंड ऑफ कैलिब्रेशन सेशन यू मस्ट बी एबल टू मेजर इट सक्सेस बाय कैलकुलेटिंग द वेरिएंस इन द स्कोर। ठीक है, आप वेरिएंस को कैलकुलेट कर ले। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर के जो भी मेन ओपिनियन है, स्टैंडर्ड ओपिनियन, उससे आप कितना डेविएट कर रहे हो वो क्या हो जाएगी, डेविएशन। और उसका अगर आप स्केयरिंग कर लेंगे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, वेरिएंस। द बेस्ट वे टू कैलकुलेट द वेरिएंस इज टू मेजर द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ईच स्कोर एंड एग्रीड अपॉन कैलिब्रेटेड स्कोर। तो आप हर स्कोर का एवरेज लेकर कैलिब्रेटेड स्कोर पर एग्री कर दें। नेक्स्ट है आपका टॉपिक मॉनिटरिंग का। मॉनिटरिंग क्या होती है, किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ को टेस्ट करना कि ये कितना ठीक वर्क कर रही है। फॉर एग्जांपल, आप आपकी क्लास के रिजल्ट्स को कैसे मॉनिटर किया जाता है, आपके टेस्ट लेकर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पढ़ाया जा रहा है, पूरे सेमेस्टर में आपको पढ़ाया गया, तो मॉनिटरिंग क्या होती है कि ये चेक करना कि आप लोग कितना कैच कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉनिटर हम आपको कैसे करते हैं, आपके एग्जाम्स लेकर। ठीक है, तो मॉनिटरिंग यही होती है कि किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, देखना कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। मॉनिटरिंग इज ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ रेगुलरली कैलकुलेटिंग एंड एनालाइजिंग relevant information to make sure you're doing what you are set out to do। ठीक है, जो भी आपका गोल है उसको मेक श्योर करना कि वो पूरा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है, तो उसका क्या गोल होता है कि आप लोग को जो भी टॉपिक्स हैं उनका कॉन्सेप्ट आ जाए। तो पेपर किस लिए लिए जाते हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट ठीक तरह से आ गया है या नहीं आया। तो जिन बच्चों ने नहीं लिया होता कॉन्सेप्ट या नहीं ठीक से पढ़ा होता, स्टडी नहीं किया होता, वो क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो उनकी मॉनिटरिंग हो जाती है कि जो उनसे उन्होंने करना था वो नहीं कर सके। तो उनके लिए क्या होता है कि सेमेस्टर या सब्जेक्ट वगैरह रिपीट किया जाता है। It tends to happen continuously, but sets of information may be gathered together। ठीक है, मॉनिटरिंग क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूसली होनी चाहिए ताकि आपको ठीक तरह से इंफॉर्मेशन मिल सके। बट सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी गैदर टुगेदर एट रेगुलर इंटरवल, फॉर एग्जांपल क्वार्टरली। तो आप क्वार्टरली भी इसको कर सकते हैं, 1/4 टाइम्स भी कर सकते हैं। Monitoring, evaluation and review are not isolated actions, they are parts of the same process। ठीक है, ये एक ही प्रोसेस का पार्ट है कि पहले आपने मॉनिटर कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, मॉनिटर करने के बाद फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट लिया, अब आपने उस टेस्ट के स्कोर को इवेल्युएट करना है कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है। आपने उसकी इवेल्युएशन करनी है और उसके बाद आपने अपना रिव्यू देना है उस पर कि आपके क्या ख्यालात हैं उस परफॉर्मेंस। तो ये सारे एक ही सेम, एक ही प्रोसेस के डिफरेंट एक्शंस हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से सेपरेट आउट नहीं हो सकते। कि फॉर एग्जांपल
आपको कह दिया जाए इवैल्यूएशन करने का, तो आप मॉनिटरिंग के बगैर इवैल्यूएशन नहीं कर सकते, और मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के बाद यू कैन नॉट रिव्यू समथिंग। तो लास्ट आता है आपके पास इवैल्यूएशन एंड रिव्यूज। तो इवैल्यूएशन इज व्हेन यू असेस वेदर व्हाट यू हैव बीन डूइंग इज रियली मेकिंग द डिफरेंस। ठीक है, तो इवैल्यूएशन से आपको पता चलता है कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो हो रही है या नहीं हो रही। टेंड टू हैपन लेस फ्रीक्वेंटली, फॉर एग्जांपल एनुअली और एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। ठीक है, इतना साथ साथ करने से आपको ठीक तरह से इवैल्यूएशन नहीं हो सकती। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको मैं एक टॉपिक पढ़ाऊं और साथ में ही उसका टेस्ट लेकर इवेल्युएट करूं कि ये स्टूडेंट ए ग्रेड का है या बी ग्रेड का है या सी ग्रेड का है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी पड़ती है। वो एनुअली भी हो सकती है, जिस तरह से आपका बोर्ड के अंदर क्या होता है कि एनुअल एक पेपर होते हैं, एक साल के बाद आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है कि आपने पूरे साल में क्या परफॉर्मेंस दी है। या अगर तो इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, तो वो भी इसी तरह जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो एंड पे हम क्या करते हैं, उसकी इवेल्युएशन कर देते हैं। अच्छा, लास्ट अब क्या था, रिव्यू। तो रिव्यू क्या है, इज व्हेन यू लुक एट द रिजल्ट्स ऑफ एन इवेल्युएशन, कि आप इवेल्युएशन के रिजल्ट्स को देखते हैं। जो रिजल्ट आए हैं उसकी बेस पर आप डिसाइड करते हैं कि वेदर इट्स नीड टू चेंज, कि आपने क्या चीज़ चेंज करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक मंथ के बाद टेस्ट लिए स्टूडेंट्स के, तो स्टूडेंट ने ठीक तरह से आपने उनकी एक्टिविटी को इवेल्युएट किया, सबसे पहले तो मॉनिटर किया एक टेस्ट लेकर, फिर आपने उस टेस्ट को स्कोर किया, तो वो क्या चीज़ हो गई, इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन भी अब हो गई, अब आपने उस पर रिव्यू देना है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस आपको सेटिस्फैक्ट्री लगी या नहीं लगी। तो अगर तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी तो दैट मीन्स यू नीड टू चेंज। तो आप उसी चेंज के अकॉर्डिंग दोबारा से उन पर कोई चेंज अप्लाई करेंगे ताकि उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। Information from monitoring may also prompt a review of a small area of your work, but a substantial review can take place only once a proper evaluation of your effectiveness has taken place। ठीक है, तो proper evaluation तभी होती है जब एक आप लंबे पीरियड के बाद evaluation का रिव्यू में टेक प्लेस एनुअली और एट द एंड ऑफ। ठीक है, अच्छा, evaluation आप साथ साथ भी कर सकते हैं, थोड़े टाइम के बाद भी आप evaluation कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिव्यू उस पर एक लॉन्ग एंड पर ही दिया जाता है, एनुअली या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के एंड पर। ठीक है, तो आप एक टेस्ट के परफॉर्मेंस से इवेल्युएट तो आपने कर लिया, मार्क्स तो आपके पास आ गए, लेकिन आप उस पर रिव्यू नहीं दे सकते। तो रिव्यू के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप मंथली अगर तो टेस्ट ले रहे हैं तो एंड में जाकर उन सब की परफॉर्मेंस को एवरेज करके आप अपना रिव्यू दें। नेक्स्ट क्या आता है, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू स्ट्रेटजी। आप जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपने रिव्यू देना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है। टाइम शुड बी डेडिकेटेड टू मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट वंस ऑपरेशनल। तो आपको सबसे पहले तो एक टाइम रख देना है कि आपने इतने अरसे के बाद मॉनिटरिंग करनी है या रिव्यू करना है। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू स्ट्रेटजी विल सीक टू effective monitoring and review will help the long term sustainability, okay, of projects by identify successes and prompt action to address problems। ठीक है, जो भी लॉन्ग टर्म रिव्यू के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बना सकते हैं। किस तरह सस्टेनेबल बना सकते हैं कि उसकी सक्सेस रेट देख करके आपको कितना सक्सेस मिली है, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे थे उस पर आपका सक्सेस रेट क्या है। और इसके अलावा सक्सेस रेट के अलावा जो भी प्रॉब्लम आ रही हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आप उनको एड्रेस कर सकते हैं। कि जब आप रिव्यू कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम्स पता होंगी, तो आप रिव्यू करेंगे तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। और उसके अलावा जो अनसक्सेसफुल सक्सेसफुल एलिमेंट्स होंगे आपके प्रोजेक्ट के, जो चीज़ें रह गई होंगी, तो आप नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं, उनको बेहतर बना सकते हैं। प्लान फॉर मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एंड रिव्यू एट द बिगनिंग ऑफ योर वर्क। ठीक है, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने वर्क की स्टार्ट में ही क्या करें, मॉनिटरिंग, एवैल्यूएशन और रिव्यू का प्लान एक बना लें।
कि हमने इतने इतने अरसे बाद क्या करनी है, मॉनिटरिंग, ये सब कुछ करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर तो एक टर्म स्टार्ट करते हैं, एक सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले डिसाइडेड है कि 2 मंथ के बाद, 7 वीक के बाद क्या होगा, आपका एक मिड टर्म होगा, उसके 7 वीक के बाद आपका एक फाइनल टर्म होगा, तो एंड में आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट की जाएगी। तो ये क्या चीज़ है, पहले से प्लान किया हुआ। तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए भी ज़रूरी है कि जब आप किसी कंपनी में प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो शुरू में ही प्लानिंग कर लें कि आपने किस किस तरह से करना है। ट्राइंग टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन टू प्रूव योर वर्थ इन रेट्रोस्पेक्टिव एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ठीक है, अब अगर तो आपने नहीं इस तरह से मॉनिटरिंग नहीं की, इवेल्युएशन नहीं की, तो प्रोजेक्ट के एंड पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर आई थी और आपकी कंपनी की क्या परफॉर्मेंस थी। तो तब जाकर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप पहले से ही प्लान करके रखें ये सब चीज़ें। It's important to decide the level of detail of information required। अच्छा, तो पहले से ही आपने डिसाइड कर लेना है कि आपको किस लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए, कि किस लेवल की डिटेल चाहिए इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो अगर तो आप उस लेवल की डिटेल, आपको पता ही नहीं होगा कि आपने क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो आप किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे। एंड टू आइडेंटिफाई की इंडिकेटर्स दैट रिफ्लेक्ट योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले आप की इंडिकेटर अपने आइडेंटिफाई कर लें कि किस चीज की इवेल्युएशन से आपको परफॉर्मेंस पता चल सकती है। तो आप अपने इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करें जिस इंडिकेटर से आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा बेहतर तौर पर पता चलता हो। Key indicator is something that you can measure to show whether you are achieving your aims or objectives। ठीक है, तो की क्या होगी, कोई भी ऐसी चीज जो आपको बता सके कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर तो आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस किस चीज़ से देखी जा सकती है कि जो फॉर एग्जांपल जो वर्कर हैं वो कितने घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन में फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आपके वर्कर्स ज़्यादा टाइम काम करेंगे, तभी तो जाकर आपकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बेहतर होगी ना। तो अगर तो आपको पता है कि आपने प्रोडक्शन, आपका एम क्या है, आपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, तो आप क्या चीज़ मेजर करेंगे, अपने वर्कर का वर्किंग टाइम। ठीक है, तो इसी तरह बहुत से वेरिएबल्स हो सकते हैं मेजर करने के लिए, तो बस एक जनरल सी एग्जांपल है। तो की इंडिकेटर कुछ भी हो सकता है। The changes in the measurement of this key indicator will give you a picture of how you are performing over time। ठीक है, तो इससे आपको एक की इंडिकेटर जब आप साथ साथ पता करते रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी। पॉसिबल रिस्क इन द प्रोसेस। ठीक है, तो ये भी इवैल्यूएशन या परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही पॉसिबल रिस्क को प्लान आउट करके रखें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप जब अपना काम स्टार्ट करेंगे, तो पहला रिस्क फैक्टर अपने जहन में रखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है लाइट जा भी सकती है, तो आपका पावर ड्रॉप भी कर सकती है। तो ये क्या हुआ, एक पॉसिबल रिस्क हुआ। ठीक है, तो इसके साथ साथ और भी बहुत से रिस्क हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि सबसे बेहतर वर्क वही कर सकता है जो सबसे पहले क्या करे, अपने पॉसिबल रिस्क को इवेल्युएट करके रख ले कि ये मुझे मसले पेश आ सकते हैं, तो मेरे पास इसका बैकअप प्लान क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पहले पॉसिबल रिस्क को इवेल्युएट करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तो आपने अपना पॉसिबल रिस्क क्या बना लिया कि इलेक्ट्रिसिटी का जाना, तो उसको आप बेहतर किस तरह से कर सकते हैं कि अपना काम स्टार्ट करने से पहले आप अपनी मशीन के साथ एक यूपीएस लगा दें। ठीक है, यूपीएस लगा दें या पावर जनरेटर लगा दें, तो जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉप हो जाए, तो अब आपका काम किस पर होने लग जाएगा, यूपीएस के ऊपर या जनरेटर के ऊपर। तो जो आपकी प्रोडक्शन होगी वो डिक्रीज नहीं होगी। तो आपने क्या किया, पहले से प्लान किया, तो आपने इस रिस्क को एलिमिनेट कर लिया। तो risk is an important matter for voluntary management committee members to consider। A business plan should include an assessment of risk associated with the project। ठीक है, तो जो भी बिजनेस प्लान होना चाहिए ना, तो उसमें एक रिस्क की असेसमेंट भी होनी चाहिए कि
आपके बिजनेस को ये वाले रिस्क आ सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्सटाइल का काम शुरू किया है या आपने कोई कपड़े की दुकान खोली है, तो उसमें भी आपने देखना है कि मुझे कौन कौन से रिस्क आ सकते, रिस्क जो है दरपेश हो सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर तो कोई जैसे आप समर फैब्रिक रख रहे हैं, तो उसमें रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है कि मौसम का चेंज होना। ठीक है। तो इस तरह से रिस्क फैक्टर या कुछ भी हो सकता है कि पीछे से जो आप कॉस्ट ले रहे हैं उस कॉस्ट का कम हो जाना। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई माल उठा कर रखा हुआ है अपनी दुकान पर और पीछे से क्या हो जाए, कॉस्ट गिर जाए, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप अपना उतना ही जो भी आपका कपड़े की खरीदारी है उतनी ही पीछे से करें जितना आप उसका फॉल बर्दाश्त कर सकते हैं। If there are any weaknesses or if there are any threats to its viability. Information through this process, monitoring, evaluation, review is not always a simple process. कुछ चीज़ों में बहुत सिंपल होता है लेकिन कुछ चीज़ों में मुश्किल भी हो सकता है. As a first step, you should always ask yourself this question. But information is required. ठीक है. For example, ठीक है, अगर तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो क्या ठीक तरह से आप evaluation नहीं कर सकेंगे. Which information will prove that what I'm doing is making the difference. ठीक है. कौन सी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिससे मुझे पता चल सके कि मैं बेहतर काम कर रही हूँ. Remember, effective monitoring, evaluation, review will help your organization survive. ठीक है. अगर तो आपकी मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन और रिव्यू क्या है, इफेक्टिव है, तो ये हेल्प कर सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल में. सिर्फ सर्वाइवल में नहीं, उसको बहुत ज़्यादा बेहतर भी बना सकता है. Benefits क्या है? Monitoring, evaluation, review are essential components of any quality process and should not be neglected. ठीक है. तो मॉनिटरिंग को आपने निगलेक्ट नहीं करना. कि अगर तो आप मॉनिटरिंग ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव इज पीरियोडिकल ट्रेनिंग. इम्प्रूवमेंट इन्वॉल्व चेंज. पीरियोडिकल ट्रेनिंग्स क्या होती हैं? ये फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि आपने कुछ अरसे बाद अपने एम्प्लॉयज़ को एक ट्रेनिंग देनी है ताकि वो बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकें. Improvement involves change. Training prepares employees for the change by providing skills needed to work as a team member. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी ऑपरेट कर रहे थे पहले, तो उसका सारा मशीन मतलब लेबर के जरिए काम हो रहा था, लेकिन अब आपने क्या किया है, अपनी कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिए हैं कंप्यूटर्स. तो तो आपने क्या करना है कि आपके जो भी एम्प्लॉयज थे, वर्कर्स थे, उनको सिखाना है कि कंप्यूटर पर किस तरह से काम करते हैं. ठीक है. तो जब तक उनके पास कंप्यूटर की सही ट्रेनिंग नहीं होगी, तो आपने जो चेंज लाए हैं क्या आपकी कंपनी के लिए इफेक्टिव होगा वो. तो उसके लिए ज़रूरी है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए कि तो जो भी आपके मेंबर्स काम कर रहे हैं आप उनकी ट्रेनिंग करें. To work as a team member, communicate effectively, and identify and solve problems. Quality training program requires certain element for it to be successful. Change in company's culture, support of top management, strategy to guide the company. ठीक है. ये सारी चीज़ें क्या हैं, इवेल्युएट करती हैं ट्रेनिंग प्रोसेस को. नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं ट्रेनिंग के. जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो सकती है और एम्प्लॉयज़ के मोरल जो है वो बेहतर होते हैं. और एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन आती है कि उन्हें पता चलता है कि टाइम टू टाइम उनको अगर ट्रेन किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, तो वो भी उस ट्रेनिंग के बाद बेहतर परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं. तो और क्या कर सकती है ये, इंक्रीज कर सकती है एफिशिएंसी. ऑब्वियसली आप अगर उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देंगे तो उनकी एफिशिएंसी, जो वर्किंग कैपेबिलिटी होगी, वो भी इंक्रीज होगी और उससे क्या होगा, आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, आपको ज़्यादा बेहतर मुनाफा होगा या प्रॉफिट होगा. इंक्रीज कैपेसिटी टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मेथड. ठीक है. इस और साथ साथ जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास कैपेसिटी होती है कि आप नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवाएं अपनी कंपनी के अंदर. इंक्रीज इनोवेशन इन स्ट्रेटजीज एंड प्रोडक्ट्स. More benefits of employee training for an organization are as follows के economy in operations, greater productivity हो सकती है, procedure में uniformity हो सकती है कि different procedure अगर तो कोई इंसान अलग तरह से perform कर रहा है, तो आप जब ट्रेनिंग देंगे तो सब जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उन्हें पता चल जाएगा कि प्रोसीजर किस तरह से ठीक प्रोसीजर होता है. तो इस तरह से प्रोसीजर्स में भी यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी. और ऑब्वियसली जब वो बेहतर तौर पर खुद ट्रेन हो जाएंगे तो
सुपरविजन की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ेगी। इससे पहले क्या था कि उनके सर पे एक सुपरवाइजर था जो जिसने उनको बताना था कि इस तरीके से काम करें और फिर उन्हें मॉनिटर करना था। लेकिन जब आप पहले से ही अपने एम्प्लॉयज़ को साथ साथ बेहतर ट्रेनिंग देंगे तो क्या होता है कि आपको उनकी सुपरविजन नहीं करनी पड़ती बहुत ज़्यादा। ओके, अल्लाह हाफिज।